का शुभारंभ किस वर्ष हुआ था? अब आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का शुभारंभ किस वर्ष में हुआ था। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, सभी आप लोग जानते हैं। ठीक है, अब इसका आंसर बताना है कि क्या होगा। इसका सही आंसर होगा 1972। 1972 में ये पर्यावरण का संरक्षण संबंधित कार्यक्रम चलाया गया था। ठीक है, और उसके बाद से ही भारत में भी पर्यावरण के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा और 1972 के बाद 1973 में बाघ संरक्षण अधिनियम और अलग अलग अधिनियम लाया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का शुभारंभ 1972 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंदरा संबंधित है। अब देखिए अलग अलग अपर्दन का प्रक्रम है। ठीक है, अपर्दन का कारक है, अपक्षय और अपर्दन आपको पढ़ना भी है, और अपक्षय और अपर्दन में अंतर होता है। अपक्षय और अपर्दन दोनों का समान अर्थ होता है चट्टानों का टूटना, लेकिन एक स्थैतिक क्रिया है, दूसरा गतिशील क्रिया है। ठीक है, अपक्षय क्या होता है कि अपने ही स्थान पर विभिन्न क्रियाओं के द्वारा, विभिन्न आंतरिक, भौतिक और रासायनिक और जैविक प्रक्रियाओं के द्वारा अपने ही स्थान पर चट्टानों का टूट कर बिखर जाना, उसको अपक्षय बोलते हैं, अपक्षय कहा जाता है। जबकि चट्टानों का टूटना और उसके पदार्थों का, चट्टानों का टूटना और उसके पदार्थों का अपने स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होना, इस प्रक्रिया को अपर्दन कहते हैं। तो जहां पे अपक्षय स्थैतिक क्रिया है, वहीं पर अपर्दन जो है गतिशील प्रक्रिया है। ठीक है, अपर्दन के कई सारे प्रक्रम होते हैं, जैसे पवन, नदी, समुद्री लहर, सागरीय तरंग जिसको बोला जाता है, इसके अलावा हिमानी ग्लेशियर। तो आपको बताना है कि कंदरा जो है उसका संबंध किस अपर्दन चक्र से है। तो याद रखिएगा ये काष्ठ अपर्दन चक्र, सही आंसर होगा काष्ठ अपर्दन चक्र से। काष्ठ अपर्दन चक्र आप लोग पढ़े होंगे, आपके सिलेबस में दिया हुआ है। ठीक, तो बोला जाता है कि चूना पत्थर के क्षेत्रों में भूमिगत जल के द्वारा, घूलन प्रक्रिया के द्वारा विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। इस स्थलाकृति को ही काष्ठ स्थलाकृति कहा जाता है। ठीक है, तो भूमिगत जल के द्वारा चूना पत्थर वाले क्षेत्रों में घूलन प्रक्रिया के द्वारा विभिन्न प्रकार के स्थलाकृतियों का निर्माण किया जाता है, इसी को काष्ठ स्थलाकृति कहते हैं। और काष्ठ जो शब्द है वो यूगोस्लाविया के एड्रियाटिक तट से लिया गया है। ठीक है, ये भी सवाल पूछ दिया जाता है। अब यहाँ पे बातें आती है कि क्या सिर्फ यूगोस्लाविया में ही, काष्ठ स्थलाकृति देखने को मिलती है? तो नहीं, काष्ठ स्थलाकृति के बनने के लिए कुछ आवश्यक दशाएं हैं। ठीक है, वैसा क्षेत्र जहाँ पे पर्याप्त वर्षा होना चाहिए, वैसा क्षेत्र में काष्ठ स्थलाकृति का निर्माण होगा। जहाँ की चट्टानें घुलनशील है, यानी चूना पत्थर या डोलोमाइट की चट्टानें होगी, घुलन प्रक्रिया अच्छी तरह से उसमें विकसित होना चाहिए, तो वह समस्त क्षेत्र जहाँ पे वर्षा होती है। इसके अलावा उस क्षेत्र में चूना पत्थर की बृहद स्तर पे, बृहद भाग पर चूना पत्थर की अवस्थिति है, तो उस क्षेत्र में काष्ठ स्थलाकृति का निर्माण हो सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि कंदरा संबंधित है काष्ठ अपर्दन चक्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जनजातियां नहीं है? आपको बताना है कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जहां पे अनुसूचित जनजातियां नहीं पाई जाती। देखिए, जनसंख्या से जब सवाल पूछा जाएगा तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से सवाल पूछा जाता है। अनुसूचित जाति, ये देखिए कुल जनसंख्या का 16.6% है
अनुसूचित जाति। अब अनुसूचित जनजाति की बात करें, अनुसूचित जनजाति, तो ये है 8.6%। ठीक है, 8.6% है। लगभग 20 पॉइंट कुछ करोड़, 20 करोड़ के लगभग, 20 करोड़ से कुछ अधिक है, ये अनुसूचित जाति का है। और 10.8 करोड़ या 6 करोड़ ये है आपका अनुसूचित जनजाति का। ये याद रखिएगा, ये भारत की कुल जनसंख्या में प्रतिशत है। ठीक है, और ये संख्या है। ठीक है, तो अनुसूचित जनजातियों की संख्या 16.6%, अनुसूचित जनजातियों की भारत की कुल आबादी में 8.6% है। आपको बताना है कि कौन सा राज्य है जिसमें अनुसूचित जनजातियां नहीं है। तो आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है पंजाब। इसका सही आंसर क्या है? पंजाब है। तो जनगणना से संबंधित भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। जनगणना पर एक पैनी नज़र आप लोग रखिएगा, जब एग्ज़ाम देने जाइएगा उससे पहले जनसंख्या वाला पोर्शन थोड़ा सा देख के जाइएगा। ठीक है, चलिए। विश्व के निम्नलिखित देशों में से किसमें लौह इस्पात उद्योग वस्तुतः बाजार आधारित है? आपको बताना है कि विश्व में कौन सा देश है जहां पर जो लौह इस्पात उद्योग है वो बाजार आधारित है। आपके पास ऑप्शन है जर्मनी, फ्रांस, यूएसए, जापान। तो इसका सही आंसर होगा जापान। ठीक है, इसका सही आंसर होगा जापान। एक ऐसा देश है जहां पे लौह इस्पात उद्योग जो है बाजार आधारित है। ठीक है, जापान में लौह इस्पात उद्योग बाजार आधारित है। ठीक है, यानी दूसरे जगह से आयात किया जाता है लौह अयस्क का। ठीक है, और सब पदार्थों का आयात करते हैं, उसके बाद उसका स्किल इतना ज़्यादा है, तकनीक इतना विकसित है कि बाजार आधारित लौह इस्पात उद्योग भी जापान में बेहतर तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा है। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन एक नियोजन प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है? अब आपको बताना है कि नियोजन प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। अब यहाँ पे कुछ जो अवधारणा है उसको ध्यान में रखिएगा। सबसे पहली अवधारणा है प्रदेश की, कि प्रदेश क्या होता है। पृथ्वी पर स्थित वैसा क्षेत्र, ठीक है, जिसमें समानता विद्यमान हो। समानता किसी भी स्तर पे हो सकती है। भूआकृति में समानता हो सकता है, तापमान में समानता हो सकता है, जलवायु में समानता हो सकता है, वनस्पति में समानता हो सकता है। तो उसको प्रदेश बोला जाता है। जैसे पहाड़ी प्रदेश हम लोग बोलते हैं, पर्वतीय प्रदेश, मैदानी प्रदेश, तो भूआकृति में समानता है। ठीक है, फिर मरुस्थलीय प्रदेश बोलते हैं, तो वैसा क्षेत्र जहाँ पे वाष्पीकरण की मात्रा अधिक होती है, वर्षण की मात्रा कम होती है, वर्षा कम होती है, वाष्पीकरण अधिक होता है, उसको मरुस्थल बोला जाता है। और ये जो प्रदेश हैं लगभग पूरे विश्व में सभी की जो विशेषताएं हैं लगभग समान होती है। इसके अलावा जलवायु प्रदेश भी बोला जाता है। उष्णकटिबंधीय जलवायु, शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश, शीतकटिबंधीय जलवायु प्रदेश। तो इस प्रकार से अब यहाँ पे बात आता है नियोजन। नियोजन प्रदेश, तो किसी भी क्षेत्र को विकसित करना है। ठीक है, तो विभिन्न खंडों में बांटकर उसका विकास किया जाता है। जैसे विभिन्न खंडों में विभाजित कर उसका उस क्षेत्र के विकास के लिए अलग योजनाएं बनाई जाती है, उसको बोला जाता है नियोजित प्रदेश या नियोजन प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कार्यात्मक एकता। कार्यात्मक एकता। ठीक है, अब देखिए हम आपको बताए कि प्रदेश की संकल्पना। तो देखिए जनांकीय विषमता, यहाँ पे ऑप्शन है भूआकृतिक एकरूपता, ये प्रदेश की विशेषता है। ठीक है, लेकिन नियोजन प्रदेश की विशेषता नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा समस्याओं की समानता, ये भी नियोजन प्रदेश की विशेषता नहीं है। अलग अलग कोई भी क्षेत्र है, मान लिया झारखंड की ही बात करते हैं, दूसरा
आपको समझ में नहीं आएगा। झारखंड की ही बात करते हैं तो मान लिया झारखंड का वो एक जिला है, तो उस जिला में कुछ क्षेत्र पर्वतीय हो सकता है, कुछ क्षेत्र मैदानी हो सकता है, कुछ क्षेत्र ज़्यादा उबड़ खाबड़ हो सकता है। जैसे डिवीजन भी आप लोग देखें, डोन टाण का डिवीजन किया गया है। डोन जो निचला भाग है, जो ऊपर उठा हुआ भाग है, ऊपरी भाग को टाण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो नियोजन प्रदेश की जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो कार्यात्मक एकता है। अलग अलग नियोजन प्रदेश, जैसे एनसीआर की बात करते हैं तो एनसीआर में यदि देखिए नियोजन प्रदेश, इसके अलावा बेंगलोर क्षेत्र है, अलग अलग जो क्षेत्र है, जो नियोजन क्षेत्र है, उसमें देखिएगा कार्यात्मक एकता देखने को मिलती है। और शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों का भी जो वर्गीकरण किया गया है वो कार्यात्मक एकता के आधार पर, कार्य के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, किसी भी क्षेत्र में कार्य को देख करके वहाँ की विशेषता को आप बता सकते हैं, वहाँ की परिभाषा को आप बता सकते हैं। ठीक है, जैसे ग्रामीण क्षेत्र यदि है तो ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिक क्रियाकलाप की प्रधानता होती है, जबकि शहरी क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे सेवा सेक्टर की प्रधानता होती है, द्वितीयक एवं तृतीयक क्रियाकलाप की प्रधानता देखने को मिलती है। उस हिसाब से वहाँ के लोगों का रहन सहन भी चेंज होता है। तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर होगा कार्यात्मक एकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए, निम्नलिखित में से कौन नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? आपको बताना है कौन सी नदी है जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। ऑप्शन है आपके पास ताप्ती नदी, गंगा नदी, गोदावरी नदी और महानदी। तो इसका सही आंसर होगा ताप्ती नदी। ठीक है, ताप्ती नदी। अधिकांश तौर पर ऐसा देखा जाता है कि भारत का जो अपवाह तंत्र है उसको दो भागों में विभाजित करते हैं। ठीक है, हिमालयी अपवाह तंत्र, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। अब प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र को पुनः दो भागों में विभाजित करते हैं। अरब सागर में गिरने वाली नदी या पश्चिम की ओर बहने वाली नदी, इसके अलावा बंगाल की खाड़ी की ओर गिरने वाली नदी या पूरब की ओर बहने वाली नदी। तो यहाँ पे देखा जाता है कि जो नदियाँ अरब सागर में गिरती है वो एस्चुरी का निर्माण करती है, डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। तो नर्मदा और ताप्ती नदी जो है वो भ्रंश से होकर भी गुजरती है। इसके अलावा दामोदर नदी भी भ्रंश से होकर गुजरती है, ये भी सवाल पूछ दिया जाता है। तो नर्मदा और ताप्ती नदी जो है वो डेल्टा का निर्माण न करके एस्चुरी का निर्माण करती है। ठीक है, अब कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण करेगी, कौन सी नदी एस्चुरी का निर्माण करेगी, इसके लिए भी कुछ कंडीशंस होता है, कुछ कारक जिम्मेदार है। उसकी चर्चा हम लोग जब कभी क्लासेस करेंगे, ठीक है, तो उसमें हम आपको बताएंगे। अभी हम लोग जिस सेशन के लिए जुड़े हैं, क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए आगे सेशन को बढ़ाते हैं। तो इसका सही ऑप्शन ताप्ती नदी हो जाएगा। चलिए अगला, पृथ्वी एवं उसके पर्यावरण के संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे +5 समिट के नाम से जाना जाता है? ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, +5 समिट, पृथ्वी एवं उसके पर्यावरण के संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे +5 समिट के नाम से जाना जाता है? ठीक है, पर्यावरण को बचाना है। ठीक है, तो इसके लिए कई स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इसके अलावे राष्ट्रीय स्तर पर भी कई सारे कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा कार्यक्रम है जिसे +5 समिट के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है आपके पास द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल आपका कार्बन रिड्यूसन से है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका ओजोन रिड्यूसन से है, ओजोन लेयर को संरक्षित करने से संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल जो है कार्बन की मात्रा को कम करने से संबंधित है। इसके अलावा प्रथम पृथ्वी सम्मेलन और द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। ठीक है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। तो याद रखिएगा कि पृथ्वी एवं उसके पर्यावरण के संरक्षण के संदर्भ में +5 समिट के नाम से पृथ्वी सम्मेलन को जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में कौन देश विश्व के लौह अयस्क का बृहत्तम उत्पादक है? आपको बताना है कि कौन सा देश विश्व में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक चाइना है, चीन है। लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक चीन है, चीन को नहीं भूलिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित देशों में किसका कार्बन डाइऑक्साइड का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन सबसे कम है? आपको बताना है, अभी क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में आपको बताया कि कार्बन को कम करना है, क्योंकि कार्बन क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है और जो पृथ्वी के द्वारा छोड़ी जाती है पार्थिव विकिरण उसको रोक लेता है, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, जिसको पृथ्वी का जो लगातार तापमान में वृद्धि हो रही है उसी को ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जाना जाता है। तो जैसे जैसे कार्बन का अमाउंट बढ़ेगा, कार्बन की मात्रा बढ़ेगी, वैसे वैसे पृथ्वी का तापमान भी बढ़ेगा। तो कार्बन की मात्रा को कम करना है। ठीक है, कार्बन की मात्रा को कम करने से संबंधित क्योटो प्रोटोकॉल था। अब इसमें बताना है कि निम्नलिखित देशों में से किसका कार्बन डाइऑक्साइड का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन सबसे कम है। आपके पास ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और भारत। तो इसका सही आंसर है भारत। भारत में प्रति व्यक्ति कार्बन का उत्सर्जन कम है अन्य देशों की अपेक्षा। ठीक है, अन्य देशों की अपेक्षा कम है, ये याद रखिएगा, या अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा कम है। चलिए, निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राज्य अमेरिका का क्षेत्र परिवर्तन करने वाला उद्योग कहा जाता है? अब यहां पे आपको बताना है कि कौन सा उद्योग है, इसमें स्पेसिफिक नाम दे दिया गया है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका का क्षेत्र परिवर्तन करने वाला उद्योग कहा जाता है। ऑप्शन है आपके पास सूती वस्त्र उद्योग, लौह एवं इस्पात उद्योग, मोटर गाड़ी उद्योग और रासायनिक उर्वरक उद्योग। तो इसका सही आंसर होगा मोटर गाड़ी उद्योग। सही आंसर क्या होगा? मोटर गाड़ी उद्योग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है, भूआकृतिक चक्र की संकल्पना किसने प्रस्तुत किया? भूआकृतिक चक्र, भूआकृतिक चक्र आप लोग पढ़े होंगे कि भूआकृतिक चक्र समय की वह अवधि है जिससे होकर कोई भी उत्थित भूखंड संप्राय मैदान में परिवर्तित होता है। ठीक है, तो भूआकृतिक चक्र क्या है? तो भूआकृतिक चक्र समय की वह अवधि है जिससे होकर कोई भी उत्थित भूभाग संप्राय मैदान में परिवर्तित हो जाता है। और भूआकृति चक्र की संकल्पना WM डेविस के द्वारा दिया गया था। WM डेविस के द्वारा दिया गया था। डेविस के द्वारा ही अपर्दन चक्र की संकल्पना, इसके अलावा संप्राय मैदान शब्द का भी प्रयोग किया गया था। ठीक है, अपर्दन के पश्चात जो मैदान का निर्माण होता है जिसमें कुछ टीले होते हैं, ठीक है, जो टीला बचता है अपर्दन के पश्चात उस क्षेत्र में उसको मोनोडोनॉक कहा जाता है, और जो मैदान समतल के जैसा दिखाई पड़ता है उसी को संप्राय मैदान कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ और यहीं पे देख लीजिएगा, बेस लेवल। ठीक है, आधार तल की संकल्पना पावेल के द्वारा दी गई थी। ठीक है, कि नदियां जो अंततः अपर्दन करती है तो नदियां आधार तल के बाद अपर्दन नहीं करती है। ठीक है, तो ये याद रखना है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान उच्च दाब एवं उच्च तापमान के कारण बनती है? चट्टान आप लोग को पढ़ना है, खनिज एवं चट्टान आपके सिलेबस में दिया हुआ है स्पेसिफिक रूप से। तो 3 प्रकार के चट्टान होते हैं, आग्नेय चट्टान जिसको प्राथमिक चट्टान कहा जाता है, अवसादी चट्टान, उसके बाद रूपांतरित चट्टान। तो
तो आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान पर तापमान एवं दबाव के प्रभाव के कारण उसका मूल रूप परिवर्तित होता है। उससे निर्मित चट्टान को कायांतरित या रूपांतरित चट्टान कहते हैं। तो कौन सी चट्टान उच्च दाब एवं उच्च तापमान के कारण बनती है? कायांतरित चट्टान। ठीक है, कायांतरित चट्टान। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित बाह्य स्थलाकृति है? आपको बताना है कि यहाँ पे जो स्थलाकृति दिया गया है उसमें कौन सी ज्वालामुखी के द्वारा निर्मित बाह्य स्थलाकृति है। देखिए ज्वालामुखी क्या है? ज्वालामुखी एक छिद्र है, एक दरार है जिसके द्वारा धरातल के आंतरिक भाग से जलवाष्प, गैसें, अन्य विखंडित पदार्थ बाहर निकलता है। ठीक है, तो इससे निर्मित स्थलाकृतियाँ को दो वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है, आंतरिक स्थलाकृतियाँ और बाह्य स्थलाकृतियाँ। कुछ स्थलाकृति है जो धरातल के अंदर में निर्मित होती है, यानी ज्वालामुखी के दौरान जो मैग्मा बाहर निकल रहा है तो वो अंदर में ही, धरातल के अंदर ही जम जाता है, उससे निर्मित स्थलाकृति आंतरिक स्थलाकृति कहलाता है। इसके अलावे कुछ स्थलाकृति धरातल के ऊपर आकर बनती है, मैग्मा के ऊपर आकर जमने के कारण बनता है, तो उसको बाह्य स्थलाकृति कहते हैं। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी बाह्य स्थलाकृति है। ऑप्शन है लोकोलिथ, क्रेटर एवं काल्डेरा, रिंग, डाइक, बैथोलिथ। देखिए लोकोलिथ भी आंतरिक, रिंग डाइक भी आंतरिक है, बैथोलिथ भी आंतरिक। बैथोलिथ गुंबदाकार आकृति होता है। ठीक है, लैकोलिथ ये भी गुंबदाकार होता है लेकिन परतदार चट्टानों के बीच में होता है गुंबदाकार आकृति। इसके अलावे लैकोलिथ जो है वो बैथोलिथ से जुड़ा हुआ होता है। जैसे देखिए ये है आपका, इस प्रकार से गुंबदाकार आकृति को बैथोलिथ कहते हैं, बैथोलिथ। अब बैथोलिथ से ही ये निकला है और इस प्रकार से परतदार चट्टानों के मध्य इस प्रकार से यदि जमा हुआ है तो इसको कहा जाता है लैकोलिथ। लैकोलिथ याद रखिएगा। इसके अलावे इस प्रकार से ऊर्ध्वाधर रूप से यदि मैग्मा का जमाव होता है तो उसको डाइक कहा जाता है, डाइक। इसी के अलावे क्षैतिज रूप में यदि जम जाता है, इस प्रकार से जमता है तो इसको सील कहा जाता है ना, सील बोलते हैं। इसी का जो पतला रूप होता है उसी को शीट बोला जाता है। तो ये सभी आंतरिक स्थलाकृति हैं, जबकि क्रेटर और काल्डेरा ये बाह्य स्थलाकृति है। क्रेटर और काल्डेरा क्या है ये समझिएगा।